कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। बहुत खौफनाक रात थी वो, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाली, बेहद सर्द और तारीक। हवाओं के झक्कड़ यूं चल रहे थे कि गोया तूफान आ गया हो। साथ में धुआंधार बारिश ने क़यामत बर्पा कर दी थी। मैंने उठकर आतिशदान में मजीद लकड़ियां डालीं और सुलाख से आग को कुरेद कर जब पलटा तो सर एहसान चाय की प्याली का आखिरी घूंट ख़त्म करके सिगरेट सुलगा रहे थे। मेरी तरफ देखकर वो बोले, उफ किस कदर खौफनाक रात है, जैसे आज से 7 हफ्ते पहले मैंने एक आसेब ज़दा मकान में गुजारी थी। मैंने हैरत से सर एहसान की तरफ देखा। उनका चेहरा मामूल के मुताबिक संजीदा था और वो आतिशदान में रक्स करते हुए आग के सुर्ख सुर्ख शोलों पर नजरें जमाए बैठे थे। आसेब ज़दा मकान, मैंने इस तफहामिया अंदाज में कहा, क्या आप भी बदरूहों और आसेब पर यकीन रखते हैं? मेरे यकीन ना करने की क्या वजह हो सकती है? उन्होंने भवें सुकेड़ कर कहा, इसलिए कि आप साइंसदान और फलसफी हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आप जैसा शख्स इन तोहमात का कायल नहीं हो सकता। नहीं मेरे दोस्त, मैं बदरूहों का कायल नहीं। सर एहसान का लहजा संजीदा था। उन्होंने सिगरेट का तवील कश खींचा और धुआं नतनों से खारिज करते हुए बोले, आज से 7 हफ्ते कबल तक अगर कोई शख्स मुझे बदरूहों की मौजूदगी का यकीन दिलाने की कोशिश करता तो मैं उसकी बातों पर कान धरता, मगर अब उन्होंने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। ये कितनी अजीब बात है कि मैंने ना किसी भूत को देखा ना बदरू को, मगर फिर भी मुझे उनके वजूद का कायल होना पड़ा। चंद लम्हे रुक कर वो फिर बोले, 1.5 माह पहले जब मैं इटली से वापस आया तो मुझे एक आरामदेह और पुरसुकून मकान की ज़रूरत थी। मैं इत्मीनान से अपने पास तजुर्बात को अमली शक्ल देना चाहता था। एक अलग थलग और कदरे वीरान इलाके से गुजरते हुए मैंने एक मकान पर बोर्ड लगा देखा। उसके ज़रिए पता चला कि मकान किराए के लिए खाली है। मैंने मकान अंदर से देखा। बिलाशुबा नहायत खूबसूरत और आरामदेह था और मेरी तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी। कमरे कुशादा, दालान वसी और बरामदे साफ सुथरे, फिर हर तरफ एक सुकून आमेज खामोशी। बहरहाल मैंने मुतल्लिका आदमी से बात की, किराया उसके हवाले किया और मकान पर कब्जा कर लिया। लेकिन तीसरे ही दिन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मैंने गलत कहा, मैं नहीं भागा, बल्कि मेरी बीवी ने मुझे वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन था कि अगर वो औरत वहाँ मजीद एक दिन और रहती तो उसका हार्ट फेल हो जाता। गालिबन आपकी बीवी को कोई भूत नजर आ गया होगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। लेकिन सर एहसान ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपना बयान जारी रखा, नहीं, उसे कोई भूत वूत नजर नहीं आया। अलबत्ता भूत की मौजूदगी का एहसास जरूर होता था। इसलिए मैंने मुकफ्फल कमरे के बारे में उससे पूछा था। यानी एक कमरे को ताला लगा था और उसकी चाबी देने से मालिक मकान ने इनकार कर दिया था। मेरे पूछने पर उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। चूँकि मकान के दूसरे कमरे हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थे, इसलिए उस मुकफ्फल कमरे की चाबी लेने पर मैंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। क्या उस कमरे में कोई ख़ास बात थी? हाँ मेरे दोस्त, उस कमरे ही में कुछ था। सर एहसान ने लफ्ज़ कुछ पर जोर देते हुए जवाब दिया। न जाने क्या बात थी कि मैं जब भी उधर से गुजरता तो मेरा बदन कांपने लगता, चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आते और दिल डूबता हुआ महसूस होता। यही कैफियत मेरी बीवी की होती। इब्तदा में हम कुछ न समझे कि क्या मामला है, शायद नए मकान की हवा का असर था, मगर जब मुसलसल 3 दिन और 3 रातें हम पर यही कैफियत गुजरी तो चौथे रोज़ मेरी बीवी ने मकान छोड़ देने का इरादा कर लिया और मुझे उसका साथ देना पड़ा। ताहम जाने से पहले मैंने उस बुढ़िया को बुलाया। ये बुढ़िया उसी मकान के एक गोशे में न जाने कब से रहती थी। उसे मालिक की तरफ से मकान की देखभाल और किराएदारों का छोटा मोटा काम करने पर मुकर्रर किया गया था। जब मैंने बुढ़िया से कहा कि हमारा इरादा इस मकान में रहने का नहीं तो उसने गर्दन हिलाई और कहने लगी, मुझे पहले ही मालूम था कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। वो आपको कभी चैन से ना रहने देगी। आपसे पहले कई लोग इस मकान में रहने आए, लेकिन कोई भी 1 या 2 रातों से ज़्यादा इसमें रहने की जुर्रत न कर सका। आपने बिलाशुबा हिम्मत की कि 3 रातें काट दी। बुढ़िया के ये अल्फाज सुनकर मैंने पूछा, वो कौन है जो हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे? उसके जवाब में मुझे वो यूं देखने लगी जैसे मैं अहमक हूँ। फिर बोली, बदरू हैं और कौन? वो बरसों से इस मकान में है और मैं भी बरसों से इस मकान में हूँ। उन्हें मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं, मगर मैं मकान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो मुझे मार ही डालें, और यकीनन एक ना एक रोज़ मुझे उन्हीं के हाथों मरना है और फिर मैं भी बदरूहों में शामिल हो जाऊंगी। उसने लर्जा खेज अंदाज में अपना मुंह खोला और हंसने की कोशिश की।
एक लम्हे के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि ये बुढ़िया गोश्त पोस्ट की बनी हुई मखलूक नहीं बल्कि ये खुद भी कोई बदरू है। मैंने पूछा, फिर आपने क्या किया? क्या करता, उसी वक्त अपना सामान बंधवाया और रुखसत हो गया। अगर मेरी बीवी वहां से फौरन जाने पर बाजिद ना होती तो शायद मैं उस मकान में मजीद क़याम करता। सर एहसान ने उठकर खिड़की से बाहर झांका। बारिश किस कदर हल्की हो गई है, अब मैं जाता हूँ, खुदा हाफिज। उन्होंने दरवाज़ा खोला। यख बस्ता हवा फराटे भरती हुई कमरे में दाखिल हुई। मेरी तरफ से कोई और जवाब ना पाकर एहसान एक सानी के लिए रुके और बोले, क्या आप उसी मकान के मुतालिक सोच रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। अज़राह करम उस मकान का पता बताते जाइए, मैं भी उस मकान में 1-2 रोज़ क़याम करना चाहता हूँ। सर एहसान ने कहका लगाया, ज़रूर ज़रूर, मैं पहले ही जानता था कि आप उस मकान में क़याम किए बगैर ना रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए पता बता दिया। अगले रोज़ मैं उस अजीमुशान इमारत के पास खड़ा था। शहर का ये हिस्सा आदमियों की आमदोरफ्त से खाली, सबसे अलग थलग और एक किस्म का गोशाए तन्हाई था। उन लोगों के लिए जो शहर के हंगामों से कतरा कर पुरसुकून ज़िंदगी बसर करना चाहते हों। मेरा ख्याल था कि जिस बुढ़िया का जिक्र सर एहसान ने किया था वो मकान के अंदर होगी, इसलिए मैंने सदर दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी, मगर कोई जवाब ना मिला। मैंने इधर उधर देखा, सब खिड़कियां बंद थीं और इर्द गिर्द कोई आदमी भी नजर न आता था जिससे मालिक मकान का अता पता पूछता। मायूस होकर लौटने का इरादा कर ही रहा था कि एक 10-12 साल का लड़का मोड़ पर नमूदार हुआ और मुझे वहां खड़ा देखकर उधर ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। क्या आप मालिक मकान तालिब हुसैन से मिलना चाहते हैं? हाँ, मगर सुना है कि इस मकान में कोई बुढ़िया भी रहती है। मैंने कहा। रहती थी अंकल, लड़के ने जवाब दिया। 3 हफ्ते हुए बेचारी मर गई। उस वक्त से ये मकान खाली है और कोई भी इसे किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि मालिक मकान ने किराया बेहद कम कर दिया है। उसने मेरी माँ से कहा था कि 1 हफ्ते में 1-2 बार मकान की सफाई कर दिया करें, लेकिन अम्मी ने कानों पर हाथ रखते हुए इनकार कर दिया। मैंने हैरान होकर पूछा, भाई क्यों? वो बोला, अरे अंकल, आपको मालूम नहीं कि यह मकान भूतों के कब्जे में है। बुढ़िया को भी उन्होंने ही मारा है। वो अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई थी और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थी। लड़के ने खौफ से झुरझुरी लेते हुए कहा। मैंने उससे मालिक मकान का पता पूछा और उसकी तलाश में निकल खड़ा हुआ। खुशकिस्मती से वो घर पर ही मिल गया। उदेड़ उम्र के एक चालाक और ज़हीन आदमी ने मसनूई मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया। कहिए जनाब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने सुना है कि बस्ती रसूलपुर वाला मकान आपकी मलकियत है और आजकल किराए के लिए खाली है। मैं इसे किराए पर लेना चाहता हूँ। ओह अच्छा, वो खुशी दबाते हुए बोला। मेरी खुशनसीबी है कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन मैंने कहा, मैं जानता हूँ। मैंने उसकी बात काटी। वो मकान आसेब ज़दा है, क्या यही कहना चाहते हैं ना? असल में बात यह है कि आसेब वासेब के किस्से तो लोगों ने मशहूर कर रखे हैं, आज तक किसी ने वहाँ देखा कुछ भी नहीं। ताहम मेरा फ़र्ज़ था कि इन अफवाहों से आपको ख़बरदार करूँ ताकि आपको बाद में कोई शिकायत ना हो। जब तक आपका जी चाहे मकान में रहिए। किराए के नाम पर आपसे 1 पैसा न लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप उस मकान में क़याम करें ताकि लोगों के दिलों में बैठी हुई दहशत दूर हो और वो आइंदा उसके आसेब ज़दा होने की खबरें वज़ा न करें। अरे अभी यहाँ तक आप बाहर खड़े हैं, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। मकान की चाबियाँ अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसने तेज़ी से अपने घर का बैरूनी दरवाज़ा खोला और एक आरामदेह सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठिए जनाब, मैं खुद यहाँ अजनबी हूँ और अरसा दराज के बाद दुबई से आया हूँ। दरअसल ये मकान जिसे आप लेने आए हैं मेरे चाचा की मलकियत था और वो उनके इंतकाल के बाद मैं चूँकि कानूनी वारिस हूँ इसलिए ये मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी। मैं खुद भी इसमें एक रात रहा और सिवाय इसके कि कुछ वीरानी सी है, मुझे कोई असेब दिखाई नहीं दिया। ये कहते हुए उसके चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए बदला, लेकिन फिर मसनूई बशाशत पैदा करते हुए बोला, जब से वो बुढ़िया बदबख्त मरी है लोग तरह तरह की अफवाहें बेमकसद उड़ाने लगे हैं। खुदा उन्हें गारत करे। कल भी एक शख्स कह रहा था कि बुढ़िया को बदरूहों ने गला घोंट कर मार डाला। भला बताइए जनाब, किसी बदरू ने आज तक किसी इंसान का गला घोंटा है क्या? वो बुढ़िया कितने अरसे से इस मकान में रह रही थी? 40 साल से जनाब, 40 साल से, और इस तवील अरसे में उस पर किसी बदरू या सेब ने कोई तवज्जो नहीं दी। खुदा रहम करे हम लोगों की अक्लों पर। अब उसकी तबई उम्र पूरी हो चुकी थी और उसे एक ना एक दिन तो मरना ही था। मकान के बारे में ये अफवाह पहले कब उड़ी कि वो आसेब ज़दा है, मैं यकीन से नहीं कह सकता। ताहम उस बुढ़िया ने मुझे बताया कि जिस ज़माने में वो इस मकान में आई थी उस ज़माने से ये मकान बदनाम है। बहरहाल अपने चाचा की मौत के बाद गुज़श्ता साल जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने मुझे बताया कि मकान आसेब ज़दा है, लेकिन मैंने इस बकवास पर ध्यान नहीं दिया। मकान खासा बड़ा और मजबूत है और मैं खुश था कि अगर इस पर रंगो रोगन करा दिया जाए और नया फर्नीचर लग जाए तो अच्छा किराया मिल जाएगा।
चुनाचे मैंने लोगों की बातों पर ध्यान दिए बगैर उसकी मरम्मत कराई और आप खुद देख लेंगे कि मकान बिल्कुल नया हो गया। लेकिन अफसोस कि इन अफवाहों की वजह से कोई भी किराएदार 2 दिन से ज़्यादा इसमें नहीं रहा। मैंने कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है। बस क्या अर्ज़ करूं जनाब, उसने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे वाकई उसे अपनी बदनसीबी पर अफसोस हो। क्या अर्ज़ करूं, जब तक दुबई में रहा कोई परेशानी ना हुई और अब यहाँ आते ही मुसीबतों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो गया। थोड़ी बहुत मेरे पास रकम थी, वो इस मनहूस इमारत की मरम्मत में लगा चुका हूँ। अब नौबत फाकों तक आ चुकी है। मकान बेचने का कई बार इरादा किया, अखबारों में इश्तिहार दिए, दलालों से बात की, ज़्यादा कमीशन का लालच दिया, मगर बेसूद। मकान के आसेबज़दा होने की कहानियाँ खरीदारों तक पहुँचती हैं। मकान के आसेबज़दा होने की कहानियाँ खरीदारों तक पहुँचती हैं तो वो कानों पर हाथ धरते हैं और मकान खरीदने से साफ इनकार कर देते हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं, सिर्फ हमारे एसाब की कमज़ोरी है जो हमें भूत बनकर डराती है। आप मजबूत एसाब और पुख्ता दिलो दिमाग के आदमी दिखाई देते हैं। खुदा के लिए वहाँ जाकर रहिए और लोगों के दिलों से बदरूहों का खौफ निकालिए। फ़र्ज़ करो अगर मैं मजबूत एसाब का मालिक ना होता तो क्या फिर भी आप मुझे इस मकान में रहने का ईमानदारी से मशवरा देते? मेरी बात सुनकर उस मालिक मकान तालिब हुसैन ने हैरत से मुंह खोलकर मेरी तरफ देखा और चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, आपका मकसद मैं समझ गया और बाखुदा झूठ ना कहूँगा। अगर मैं जानता कि आप कमज़ोर एसाब के मालिक हैं तो इस मकान में हरगिज़ एक रात काटने की भी इजाज़त आपको ना देता। मैंने पूछा, क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। दरअसल खुद मैं वहाँ एक रात रहा और अगरचे मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं, ताहम किसी नामालूम खौफ के ज़ेरे असर मेरे जिस्म के रोंगटे बार बार खड़े होते थे और सुबह होने से पहले मेरी हालत इस कदर अबतर हो गई कि मैं बमुश्किल बाहर निकल सका। मैंने कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तालिब हुसैन साहब कि आपने मुझे इतनी अच्छी बातें और सच सच बताईं। अब उस मकान की चाबियाँ मुझे दे दीजिए। उसने एक अलमारी खोलकर चाबियों का गुच्छा निकालकर मेरे सामने रख दिया और रुखसत करने दरवाजे तक आया। खुदा हाफिज़ जनाब, उसने मुसाफा करते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आप उस मकान में आराम से रहेंगे और बहुत जल्द कोई अच्छी खबर आकर सुनाएंगे। जब मैं अपने घर पहुंचा तो आसेबज़दा मकान में रहने का पूरा नक्शा मेरे जहन में मुरतब हो चुका था। मैंने इन तमाम रवायतों पर एक बार फिर गौर किया और जो मालिक मकान ने सुनाई थी या उसने मुख्तलिफ लोगों और किराएदारों से सुनी थी, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मामला पुरअसरार ज़रूर है, क्योंकि इतने अफराद बिला ज़रूरत झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल मैं उसकी तह तक पहुंचने का तहिया कर चुका था। शाम होने से कुछ देर पहले मैंने अपने नौकर सुधीर को बुलवाया। पिस्ता कामत, मजबूत जिस्म और चमकती सी आंखों वाला सुधीर इंतहाई निडर और बेखौफ आदमी था और मेरी तरह उसे भी आसेबज़दा मकानों में रहने और जानलेवा किस्म की मुहिमों में कूद पड़ने की आदत हो गई थी। मेरे इस चेहरे पर सोच विचार के असरात देकर उससे रहा ना गया। करीब आकर बोला, मास्टर कुछ परेशान नजर आते हैं, खैर तो है? वो जब से मेरे यहाँ मुलाजिम हुआ था मुझे मास्टर ही कहा करता था। हाँ बस खैरियत है यार, ये लो चाबियाँ। बस्ती रसूलपुरा में एक बहुत बड़ा मकान मैंने किराए पर लिया है। ये उसी मकान की चाबियाँ हैं। मैं आज की रात उसी मकान में गुजारना चाहता हूँ। अपने साथ चंद आदमी ले जाओ, सफाई वगैरह करके बड़े कमरे के आतिशदान में आग रोशन कर देना और हाँ, रिवाल्वर ज़रूर साथ ले जाना। उसने चाबियाँ लेते हुए हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या वहाँ रिवाल्वर की ज़रूरत भी पड़ेगी? मैंने कहा, शायद पड़ जाए, इसलिए कि वो मकान आसेबज़दा मशहूर है। सुधीर का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। वो चल दिया। आसेबज़दा मकान, अब आएगा मज़ा मास्टर। मुझे भी भूतों की ज़ियारत किए वो अरसा गुजर चुका। आपको याद है ना मास्टर, कोयटा का वो पुराना मकान जिसमें हम 3 महीने रहे थे और भूतों का नाटका बंद कर दिया था। सुधीर ने कोयटा के जिस पुराने मकान की तरफ इशारा किया था वो आसेबज़दा नहीं था, लेकिन उसके आसेबज़दा होने की दास्तानें मशहूर थीं। वो मकान बहुत बड़ा हवेली नमा मकान था और बाज़ मकामी लोगों के उसमें भूतों का कब्ज़ा था। हालांकि हकीकत सिर्फ इतनी थी कि चंद ज़हीन जराइम पेशा अफराद की एक टोली ने उसे अपना अड्डा बना रखा था और साइंस की मदद से मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में ये लोग रातों और कभी कभी दिन के वक्त भी तरह तरह के शोबदे दिखाकर मकामी लोगों को खौफजदा करते। लेकिन जब मैंने मकान के एक हिस्से को अपनी रिहाइश का बना लिया तो उन मुजरिमों ने भूतों का रूप धार कर मुझे डराने की कोशिश की। चंद ही रोज़ बाद छत पर से दफातन खून की बारिश हुई और मेरा बिस्तर और कपड़े खून में रंग गए तो मैं समझा कि वाकई आसेबज़दा है। लेकिन जब मैं अपनी तजर्बा गांव में उस खून का तज्जिया किया तो पता चला कि यह मसनूई खून है जो किसी ट्यूब या पिचकारी के ज़रिए फेंका गया है। किस्सा मुख्तसर के 1 माह के अंदर अंदर मैंने उन मुजरिमों को गिरफ्तार करके हुकाम के हवाले कर दिया। नहीं भाई, यहाँ हालात कुछ और हैं, मैंने सुधीर को बताया। मुमकिन है उस मकान में बदरूहें ही रहती हों, कुत्ते को भी अपने साथ ले जाना। अजय उनकी ऐसी की तैसी, सुधीर ने जोश में आकर कहा।
मैं अभी वहाँ जाता हूँ और बदरुओं से कह देता हूँ कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और रुखसत हो जाओ, वरना हड्डी पसली एक हो जाएगी। आपके आने तक मैं कमरा साफ करके आग रोशन कर दूंगा। इत्मीनान से आइएगा, मैं इतनी देर में भूतों से अपना और आपका तारुफ करवाऊंगा। उसने कहका लगाकर कहा और चला गया। खाना खाकर जब मैं चलने के लिए तैयार हुआ तो आसमान पर बादल की गरज और बिजली की चमक से पता चला कि बारिश आज फिर होने वाली है। सर्द हवा के झोंके आहिस्ता आहिस्ता झकड़ों में तब्दील हो रहे थे और शाएं शाएं के शोर से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। मैंने गर्म स्वेटर पहना और एहतियातन एक कंबल साथ ले लिया। तेल से जलने वाली लालटेन हाथ में पकड़ी, जेब में रिवॉल्वर रखा और गली में निकल आया। इक्का दुक्का बूंदें गिरने लगी। मेरा मोहल्ला सुनसान और तारीक पड़ा था। मैं तेजी से बस्ती रसूलपुरा की तरफ चल दिया, ये सोचकर कि नए और फिर आसेफ ज़दा मकान में पहली रात जाग कर ही काटनी है, इसलिए एक किताब भी साथ ले आया। बहरहाल ठीक 9:30 बजे जब तेज़ हवा बारिश की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, मैं आसेफ ज़दा मकान के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। फौरन ही दरवाज़ा खुला और सुधीर का फूला हुआ चेहरा दिखाई दिया। अरे तुम अभी जिंदा हो, मैंने मजाकन कहा। मालूम होता है बदरूहें तुमसे डर गई हैं। मेरा ख्याल था कि यह फिक्रा सुनकर वो हंसेगा, लेकिन उसने कुछ जवाब न दिया और जली हुई लालटेन ऊंची करके मुझे रास्ता दिखाने लगा। इधर से आइए मास्टर, ये दूसरा कमरा मैंने आपके लिए ठीक कर दिया है, गर्द से अटा हुआ था। मैंने अपने आप को एक वसी और नहायत आरामदेह कमरे में पाया। फर्श पर नहायत पुराना मगर बेश कीमत कालीन बिछा था और पुराने ज़माने का शानदार और भारी फर्नीचर, जिसमें एक लंबी मेज़, 2 कुर्सियाँ और एक मसहरी शामिल थी, उस कमरे में सजा हुआ दिखाई दिया। फराख आतिशदान में आग के शोले भड़क रहे थे। कमरे की छत अंदाज़न 20 फीट ऊंची थी और उस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने थे। मैंने स्वेटर उतारकर कुर्सी पर डाल दिया और सुधीर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे से अंदाज़ा होता है कि कोई ख़ास बात है। वो बोला, नहीं मास्टर, ख़ास बात तो नहीं, लेकिन जब से मैं आया हूँ मकान के मुख्तलिफ हिस्सों में किसी के चलने फिरने और सरगोशियाँ करने की आवाज़ सुनाई देती है। मुमकिन है ये आवाज़ें तेज़ हवा और बारिश के शोर की वजह से पैदा हो रही हों। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, मकान तुम्हें पसंद आया? कहो तो इसे ख़रीद लूँ। मकान तो शानदार है मास्टर, अगरचे पुराना है लेकिन है किसी वजीर अमीर की रिहाइश का। 30 कमरे हैं जनाब इसमें, गैलरियों और बरामदों और गुलाम गर्दिशों का तो शुमार ही नहीं। यकायक मेरी कुर्सी हिली और मुझे यूं महसूस हुआ किसी ने मेरा टखना पकड़ लिया हो। हलक से चीख निकलते निकलते रह गई और दूसरे ही लम्हे मेरा पालतू कुत्ता खड़ा मोहब्बत से दुम हिला रहा था। मैंने हंसकर कहा, कमबख्त ने तो डरा ही दिया। आओ सुधीर, ज़रा एक नज़र मैं भी इस मकान के अंदरूनी हिस्सों पर डाल लूँ। जब हम दोनों कमरों से निकले तो कुत्ता दरवाजे तक साथ आया, लेकिन गुलाम गर्दिश में आने के बाद वो दोबारा कमरे की तरफ भागा। उसकी हालत में यकदम ऐसा तगय्युर रूनुमा हुआ कि बयान से बाहर था। वो दुम दबाकर सुकड़ा सिमटा दरवाजे के साथ लगा खड़ा था और उसकी आंखें बाहर को निकली पड़ी थीं। वो हलक से फिर ऐसी आवाज़ें निकालने लगा जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो। मैंने आगे बढ़कर कुत्ते को चमकारा, उसके सर पर हाथ फेरा, तब उसकी हालत ठीक हो गई और चुपचाप हमारे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि कुत्ता खिलाफे मामूल मेरे पीछे ही पीछे चलता आ रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसकी फुर्ती और शौखी जैसे ख़त्म हो चुकी थी। निहायत डरा डरा सहमा सहमा सा नजर आता था। मैंने सुन रखा था कि कुत्ते बिल्लियों को बाज़ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जिन्हें इंसान नहीं देख सकते, ना उनकी मौजूदगी से इंसान बाखबर हो सकता है। अब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह मसला इतना सरसरी नहीं जितना मैं समझ रहा था, और यहाँ मेरा वास्ता शोबदेबाजों से नहीं बल्कि वाकई बदरूहों से है। सुधीर की हालत भी कुत्ते से मिलती जुलती थी। आदत के खिलाफ खामोश था, हालांकि कोई और मौका होता तो उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहती। मैं सबसे पहले मकान के गहरे और तारीक तहखाने को देखना चाहता था। चुनाचे सुधीर ने जलती हुई लालटेन की बत्ती ऊंची की और तहखाने को जाने वाला आहनी दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खोला। गिड़गिड़ाहट की मुहीब आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने लकड़ी की निहायत बोसीदा और घन गिल लगी हुई सीढ़ियाँ थीं जो नीचे तारीकी में गायब हो जाती थी। मैंने सुधीर के हाथ से लालटेन ले ली और खुदा का नाम लेकर पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। लकड़ी चरचराई। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि सीढ़ी टूटने वाली है और मैं जा गिरूंगा, लेकिन फौरन ही संभला और दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। कुत्ता अब वंदम आवाज में गुर्रा रहा था, मगर उसकी आवाज में गुस्से के बजाय खौफ का इजहार होता था। खुदा की पनाह, किस कदर सीलन और बदबू है, सुधीर बोला। उसकी आवाज़ तहखाने में गूंज उठी। 10-12 सीढ़ियाँ तय करके हम तहखाने के फर्श पर उतर गए। मैंने लालटेन ऊंची की और उसकी कांपती हुई सौगवार जर्द रोशनी में तहखाने का मुआयना किया। ऐसा मालूम होता था कि यहाँ सदियों से कोई इंसान नहीं आया। हर तरफ मकड़ियों ने बड़े बड़े जाले तन रखे थे। फर्श कहीं कहीं से खुदा और उधड़ा हुआ था और यकीनन ये चूहों की कारस्तानी थी। चंद सेकंड बाद ही 2 मोटे ताज़े चूहे गोशे से निकले और दौड़ते हुए दूसरी तरफ चले गए। वो अपने पंजों और दांतों से लकड़ी का फर्श खुरच रहे थे।
ऐसा मालूम होता था कि हमारी आमद से दूसरे चूहों को भी खबरदार कर रहे थे। तहखाने की दीवारें गीली और बोसीदा थीं, पलस्तर जा बजा उखड़ा हुआ था और पुरानी खस्ता ईंटें झाँक रही थीं। फर्श पर भी गर्द की एक दबेज तह जम चुकी थी और जब हम चले तो पीछे हमारे कदमों के निशान वाज़े बनते चले जा रहे थे। तहखाने में लकड़ी की बनी हुई चंद बड़ी बड़ी पेटियों और संदूकों के सिवा कुछ न था। खाली बोतलों का एक ढेर कोने में लगा हुआ था। तहखाने की शुमाली दीवार में एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। मैंने उसे खोलने के लिए जूं ही हाथ बढ़ाया, कुत्ता बेचैन होकर मेरे कदमों में लौटने लगा, गोया मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रहा हो। मास्टर यहाँ से चलिए, सुबह आकर देखेंगे, सुधीर ने भर्राई आवाज़ में कहा। मैंने कहा, क्या हुआ, डर गए? जनाब, कुछ समझ में नहीं आता, उसने रुक रुक कर कहा। ज़रा देखिए तो ये क्या चीज़ है। उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया और जो ही मैंने लालटेन का रुख उस तरफ किया, दहशत से मेरे बदन में थरथरी छूट गई। नज़रों के ऐन सामने फर्श पर छोटे छोटे इंसानी कदमों के निशानात बनते जा रहे थे, जैसे कोई 8-9 साल का बच्चा इधर से उधर दौड़ रहा हो। चंद लम्हों में ये निशान सामने वाली दीवार के करीब पहुंच गए और अब मैंने देखा कि कुत्ता हमारे आगे आगे है। गालिबन वो सबसे पहले निकल जाना चाहता था। मैंने देखा कि लम्हा बलम्हा सुधीर की हालत गैर होती जा रही है। मैं तो उसे निडर और बेखौफ समझता था, मगर अब न जाने उसे क्या हो रहा था। तहखाने से बाहर आकर उसने गर्दन घुमाकर गिरदोपेश का जायजा लिया कि कोई भूत मौजूद तो नहीं। मैंने उसकी तवज्जो हटाने के लिए कहा, तुमने तहखाने में पड़ी हुई पेप्सी की वो खाली बोतलें देखी? क्या ख्याल है, बदरूहें भी पेप्सी पीने लगी हैं या उनमें दिलचस्पी रखती हैं? जहन्नम में जाएं बदरूहें, वो बुड़बुड़ाया। मास्टर, मेरी तो राय है कि यहाँ से निकल चले, मामला कुछ गड़बड़ है। आपने कुत्ते की हालत नहीं देखी? डर के मारे बेचारे का दम निकला जा रहा था। अब आए हैं तो कुछ देख कर ही जाएंगे, मैंने पुरज़म लहजे में कहा। तुम्हें डर लगता है तो शौक से चले जाओ, मैं तो आज रात यहीं रहूंगा। मकान पर हैबतनाक सुकून तारी था और यूं महसूस होता जैसे ये सन्नाटा, ये खामोशी हमें निगल लेगी। मैं सुधीर के दिल से डर निकालना चाहता था, इसलिए पहली मंजिल के मुख्तलिफ कमरों को देखने भालने के इरादे से सहन की तरफ आया। ड्राइंग रूम और उससे मिले हुए 2 कमरे देखे। उनमें भी बेश कीमत और निहायत उम्दा फर्नीचर सजा हुआ था। हर चीज़ साफ सुथरी और गर्दो गुबार से पाक थी। तुमने तो सफाई बड़ी मेहनत से की है। मैंने तारीफी नज़रों से सुधीर की तरफ देखा। उसने चंद लम्हों तक कोई जवाब न दिया, अलबत्ता फटी फटी नज़रों से कमरे की दीवारों, छतों और फर्श को घूरता रहा और फर्नीचर को भी देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर जलजले के आसार नमूदार हुए, कहने लगा, मास्टर, कसम लीजिए जो मैं इस कमरे में आया भी हूँ और सफाई मैंने हरगिज़ नहीं की, बल्कि मैंने जब मकान में आकर ये कमरे देखे थे तो यहाँ गर्दो गुबार और गंदगी के सिवा कुछ नहीं था। और अब ये झाड़ जनकार, फानूस, ये फर्नीचर, खुदा रहम करे अकल काम नहीं कर रही। वो और कमरे होंगे, तुम भूल रहे हो। आओ अब ड्राइंग रूम चलें। ये कमरा भी खासा फराख और खुशनुमा था। कीमती सोफे और आरामदेह कुर्सियां करीने से रखी थी। सुधीर हर शय को घूर घूर कर देखता और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता था। शायद मैं अंधा हो गया हूँ, पहले भी तो इस कमरे में आया था, उस वक्त यहाँ कुछ ना था, एक सुई तक न थी। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मेरे कहने पर उसने लालटेन बुझा दी, जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की और मेज पर रख दी और फिर दरवाज़ा बंद करने मुड़ा। उसके मुड़ते ही सामने दीवार के साथ रखी हुई कुर्सी हरकत में आई और मुझसे तकरीबन 3 फीट के फासले पर इस तरह गिरी जैसे किसी ने जोर से पटखाओ। कुत्ते के हलक से काऊ काऊ की घुटी घुटी आवाज़ें निकल रही थी। सुधीर दरवाजे के साथ पत्थर के बुत की मानंद खड़ा यह तमाशा देख रहा था। कुर्सी खुद ब खुद सीधी हो गई और फिर मेरी आंखों के सामने इंसानी ढांचे के निहायत मध्यम और गैर वाज़ेह खतूत उभरने लगे और दूसरे ही लम्हे ढांचा नज़रों से गायब हो गया। ये कुर्सी उठाकर सामने रख दो, मैंने सुधीर को हुक्म दिया। उसने फौरन हुक्म की तामील की। कुर्सी उठाते वक्त उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। यकायक वो दर्द से दोहरा हो गया और मेरी तरफ नफरत भरी नज़रों से देखकर बोला, मास्टर, ये आपने मेरी पीठ पर घोंसा क्यों मारा है? मैंने डांट कर कहा, अबे पागल तो नहीं हुआ क्या? मुझे क्या ज़रूरत है घोंसा मारने की? मैं तो तुझसे इतनी दूर बैठा हूँ। जनाब, ज़रूर किसी ने मेरी पीठ पर घोंसा मारा है, मेरा तो सांस ही रुक गया था। कुर्सी दीवार के साथ रखने के बाद उसने कहा। उसकी शक्ल से जाहिर होता था कि झूठ नहीं कहता होगा, लेकिन घोंसा मारने वाला कौन था? चलो अब निकलो यहाँ से, मोमबत्ती जलने दो और बाहर दरवाजे में ताला डाल दो, मैंने कहा। अब हम फिर उस कमरे में आ गए जिसमें सुधीर ने मेरे सोने का इंतज़ाम किया था। आतिशदान में आग भड़क रही थी और कमरा खूब गर्म हो रहा था। बाहर बारिश और हवा का शोर रुक गया था और हर तरफ चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी। आतिशदान के दाएं बाएं 2 अलमारियां भी रखी थी। मैंने उनमें से एक अलमारी खोली, उसमें बोसीदा कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और दूसरी अलमारी में पुराने बर्तन और चीनी के सालम ज़रूर पड़े थे। फिर मैंने दीवारों को ठोंक बजाकर मुआयना किया कि शायद उनमें कोई खुफिया दरवाज़ा हो, मगर ऐसी कोई बात न थी।
अब मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो किसी और कमरे या गुसल खाने में खुलता था, और उससे पेशतर कि मैं उसे हाथ लगाता, दरवाज़ा एक झटके से खुद ब खुद खुल गया। सुधीर ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और दबी हुई आवाज़ में बोला, ठहर जाइए मास्टर, ठहर जाइए, आगे जाना ठीक नहीं, खुदा मालूम वहाँ क्या है। अब जो कुछ भी हो देखे बगैर यहाँ से जाने वाले पर लानत है, मैंने झंझला कर कहा। यह ख्याल दिल में आ रहा था कि ये शोबदे मैं पहले भी देख चुका हूँ और शोबदेबाजों से निमटना अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक छोटा सा तारीक कमरा था जिसका फर्श लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन निहायत खस्ता और बोसीदा हालत में। एक गोशे में बड़े बड़े गर्द आलूद संदूक पड़े थे और करीब ही एक खिड़की नजर आई जिसके पट न जाने कब से बंद थे, क्योंकि उन पर मकड़ियों ने जाले तन रखे थे। यकायक वो दरवाज़ा जिससे हम गुजर कर इस कमरे में आए थे धमाके से बंद हो गया। सुधीर के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई और वो दीवानों की तरह बंद दरवाजे से जोर आजमाई करने लगा, मगर दरवाज़ा इस सख्ती से बंद था कि सुधीर की जोर आजमाई का उस पर कुछ असर न हुआ। सुधीर के बारे में मैं कह चुका हूँ कि वो बड़े मजबूत एसाब का मालिक है और लोहे लाठ आदमी था जिसने खौफजदा होना सीखा ही नहीं था, लेकिन अब उसकी हालत पानी में भीगे हुए चूहे से मुशाबह थी जिसे पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। कमरे की फिजा और तारीक हो गई और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई नादीदा शख्स हमारे गिर्द घूम रहा है। सुधीर कहाँ हो तुम? मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा। जवाब में उसकी आवाज़ सुनाई दी, दरवाजे के पास खड़ा हूँ। दरवाज़ा एक धक्के से खुल गया और सुधीर लुढ़कता हुआ मेरे कदमों में आन गिरा। दूसरे ही लम्हे हम वापस अपने कमरे में आ गए। क्या देखता हूँ कि जर्द रोशनी का एक इंसानी होला कमरे में हरकत कर रहा है। फिर वो सिमट कर एक चक्कर की सूरत इख्तियार कर गया और मसहरी पर चंद लम्हे मंडलाने के बाद छत की तरफ गायब हो गया। अब मैंने मुसहरी का मुआयना किया, उस पर बिछा हुआ बिस्तर उठा दिया, तकियों और गद्दों को टिटोल टिटोल कर देखा। आखिर मसहरी की पुरानी नवाड़ में एक जगह कोई चीज़ छुपी हुई दिखाई दी। मैंने हाथ डालकर उसे निकाला। कपड़े में लिपटे हुए 2 बोसीदा कागज़ थे। अभी मैंने उन्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहा था कि किसी नादीदा हाथ ने कागज़ छीनने की कोशिश की, मगर मैंने मुट्ठी भींच ली। कुत्ता आतिशदान के करीब चुपचाप सर झुकाए थर थर कांप रहा था। मेरे इशारे पर सुधीर उसके पास गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। लालटेन की रोशनी में उन बोसीदा कागज़ों को एक नज़र देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये ख़त है जो 35 साल पहले तहरीर किया गया था। मजमून से जाहिर हुआ कि उसने अपनी महबूबा या बीवी को लिखा था। लिखने वाला कोई मल्लाह था जिसने अपनी टूटी फूटी ज़ुबान और शिकस्ता कलम से बेरब्त और पुरस्रार जुमले लिखे थे। जो अल्फाज पढ़े जा सके वो ये थे, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अपने कमरे में रात के वक्त किसी को सोने न देना, क्योंकि तुम नींद के आलम में बातें करती हो। जो कुछ हुआ सो हुआ, अब क्या किया जा सकता है। हमारे खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ उस वक्त जब मरने वाले अपनी कब्रों से लौट आएं। उस जुमले के साथ ही किसी औरत ने अपने कलम से लिखा था, बेशक मरने वाले जिंदा हो जाते हैं। 4 जून को समंदर में डूब गया उसी दिन। अजीब मुअम्मा था। मैं देर तक इन बातों को समझने और हल करने की कोशिश करता रहा, मगर जहन काम नहीं करता था। सुधीर एक कुर्सी पर पड़ा बड़े सांस ले रहा था। मैंने उठकर आतिशदान में सुलाख से आग कुरेदी। मेज सिराने घसीट कर लालटेन उस पर जमाई, पिस्तौल और घड़ी निकाल कर करीब रखी और किताब पढ़ने लगा, क्योंकि नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आधा घंटा बखैरो आफियत गुजर गया। अब मैं किताब में इस कदर महव हो चुका था कि यह भी ना देख सका कि सुधीर किस वक्त उठा और कमरे से बाहर निकलकर न जाने कहाँ चला गया। मैं समझा शायद पानी पीने गया होगा। कानों को जमा देने वाली सर्द हवा का एक झोंका आया। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। दरवाज़ा बंद था और रोशनदान खासी बुलंदी पर था। हवा का झोंका किधर से आया? आतिशदान में आग के शोले कपकपा रहे थे और फिर मेरी आंखों की पुतलियां जैसे ठहर गईं। 1 फीट के फासले पर उठी हुई मेरी घड़ी पहले तो हरकत में आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता छत की तरफ मौलिक होती हुई नज़रों से गायब हो गई। कुत्ते की तरफ नज़र गई तो उसके कान आगे पीछे हिल रहे थे। आंखें निकली हुई और जुबान बाहर तक इतनी लटक आई जैसे हलक से जुदा होकर फर्श पर गिर पड़ेगी। अभी मैं कुत्ते को देख ही रहा था कि धमाके से दरवाज़ा खुला और सुधीर कांपता हुआ अंदर आया। वैसे से उसका चेहरा जर्द था। वो आ रहा है, वो आ रहा है, उसने चीख कर कहा। फिर धड़म से फर्श पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर उखड़ गए। आंखों की पुतलियां फिर गईं और भिंजे हुए दांतों में से सफ़ेद झाग उड़ने लगी। चंद लम्हे बाद वो मर चुका था और उसकी लाश ऐसे अकड़ गई जैसे बरसात में भीगी हुई चारपाई। सुधीर की अचानक और इबरत अंगेज मौत ने मेरा दिल दहलाकर रख दिया। कुछ समझ में नहीं आता था कि उस जैसा कड़ियल जवान आखिर मौत की आगोश में कैसे सो गया, लेकिन ये बहरहाल हकीकत थी कि वो मेरे सामने मरा पड़ा था।
मैंने मसहरी पर से कंबल उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। अब मैं और मेरा कुत्ता उस मनहूस इमारत में बदरुओं के रहमो करम पर थे। तन्हा रह जाने का यह एहसास इतना बदहवासकुन और अजियत ज़दा था कि बयान से बाहर है। मैंने पिस्तौल हाथ में लिया और आने वाले का इंतज़ार करने लगा, मगर कोई ना आया। मैं देर तक आतिशदान के पास खड़ा रहा। कुत्ता मुसलसल हाँप रहा था। अब उसके मुंह से भी राल बहने निकली थी। मैंने उसे पिचकार कर अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और ना ही मुझे पहचाना। मैं फिर मसहरी पर लेट गया और किताब की वर्क गर्दानी करने लगा। सुबह का उजाला होने में कई घंटे बाकी थे और वक्त की नब्ज़ जैसे थम गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस मकान में बहुत अरसे से कैद हूँ और जब तक मेरी रूह बदन का साथ ना छोड़ दे उस वक्त तक यहाँ से रिहा नहीं हो सकता। दफातन किताब के हुर्फ धंधला गए और फिर उन हरफों ने एक साए की शक्ल इख्तियार कर ली। खुदा की पनाह, मेरा कलेजा उछल कर हलक में आ गया। एक इंसानी ढांचा जिसका कद फर्श से छत तक बुलंद था मेरे करीब ही खड़ा था और उसकी खोपड़ी में आग लगी हुई थी। उसकी आंखें दहकती हुई मुझे घूर रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ ना निकली। अलबत्ता हवास अभी तक बरकरार थे। कमरा तारीक होता जा रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मेज़ पर रखी हुई लैल्टेन की बत्ती आहिस्ता आहिस्ता नीची होती जा रही थी, जैसे उसमें तेल खत्म होता जा रहा हो। आतिशदान की तरफ निगाह गई तो उसका भी यही हाल था। कोयले सर्द पड़ चुके थे। इस हौलनाक गुप अंधेरे में इंसानी ढांचे की सुर्ख सुर्ख आंखें खूब चमक रही थी। वो यकलख्त चिल्ला उठा, भाग जाओ, भाग जाओ, मुझे डराने की कोशिश ना करो, मेरी रूह तुम्हारे इन हथकंडों से आज़ाद है। अपनी ही आवाज़ ने मुझे बड़ा हौसला दिया। मुंतशिर एहसाब पुरसुकून हो गए और रगों में जमा हुआ खून फिर गर्म होने लगा। अब मैंने महसूस किया मैं हरकत कर सकता हूँ। मैं झपट कर मसहरी से उतरा और दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी का सैलाब कमरे में घुस आया। मैंने देखा बाहर गली में सरकारी बत्तियां जल रही थी और आसमान पर निस्फ शब का चांद पूरी आबोताब से रोशन है। फिजा खामोश थी और मजीद बारिश के कोई असर न थे। अलबत्ता सर्द हवा के झोंके मुसलसल आ रहे थे। यकायक मेज़ के नीचे से झुर्रियों ज़दा एक इंसानी हाथ नमूदार हुआ और मेज़ की तरफ बढ़ा, जिस पर दोनों बोसीदा खत पड़े हुए थे। मैंने पिस्तौल उठाकर उसका दस्ता पूरी कुव्वत से उसके हाथ पर रसीद किया। मुझे एक हल्की सी चीख सुनाई दी और फिर कमरा पुरसुकून हो गया। वो पुरस्रार ढांचा गायब हो चुका था, लेकिन यह सुकून चंद लम्हे के बाद शोर व क़यामत में तब्दील हो गया। दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। कमरा इस तरह हरकत में आया जैसे भूचाल आ गया। फिर सुर्ख, जर्द, नीली और सब्ज रोशनी के बगोले, दायरे और घूमते हुए भंवर उठते दिखाई दिए, जो बर्फ के गालों की तरह कमरे में इधर उधर रक्स कर रहे थे। दीवार के साथ लगी हुई वही आरामदेह कुर्सी दोबारा हरकत करने लगी और मेरे नज़दीक आकर रुक गई, जैसे किसी ने उठाकर रखती हो। देखते ही देखते कुर्सी पर एक जवान और खूबसूरत औरत की परछाई दिखाई दी। उसका खूबसूरत सुराहीदार गला और नाजुक शाने उरियां थे। अलबत्ता जिस्म एक ढीले डाले मगर बेशकीमत लिबास में छुपा था। औरत का चेहरा गम की तस्वीर था और मुझसे बेनियाज खुले दरवाजे की तरफ यूं देख रही थी जैसे कोई आने वाला है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और सिमट कर एक गोशे में खड़ा हो गया। यकायक दरवाजे में एक नौजवान का साया नजर आया। उसका लिबास यकीनन 100 साल पुराना था। ये साया औरत के नज़दीक पहुंचा तो उसके पीछे में वही इंसानी ढांचा मौजूद था। चंद लम्हों तक वो तीनों कमरे की इन पुरस्रार रंग बिरंगी रोशनियों में तहलील हो गए। फिर मैंने देखा औरत और मर्द दोनों उस इंसानी ढांचे की गिरफ्त में हैं। औरत के सीने में खून का फवारा छूट रहा था और मर्द अपनी खून आलूद तलवार पर झुका उसे गौर से देख रहा था। फिर ढांचे ने उन दोनों को निगल लिया। कमरे में अब चक्कर खाते हुए रोशनी के उन दलफलेब हालों के सिवा कुछ न था। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ और किसी गैर मरई हाथ ने 3 बार पुरस्रार अंदाज में दस्तक दी। मेज़ पर रखी मोमबत्तियाँ आप ही आप रोशन हो गईं और आतिशदान में आग के बल खाते हुए शोले भड़कने लगे। मेरी निगाह कुत्ते की तरफ गई। वो हस्बे मामूल उसी जगह खामोशी से दुबका बैठा था। उसमें कोई हरकत नहीं थी। करीब जाकर देखा तो वो मर चुका था। उसकी जुबान फर्श को छू रही थी और मुंह झाग से तर था। सुधीर की लाश भी उसी जगह थी और कंबल उस पर उसी तरह पड़ा था। मैंने कुत्ते को उठाया और सुधीर के पास लाकर लिटा दिया। मेरा ख्याल था कि उसकी मौत दहशत से वाक़या हुई थी, मगर फौरन इसकी गर्दन को देखकर ख्याल बदलना पड़ा। उसकी गर्दन टूटी हुई थी जैसे किसी कवि हाथ से मरोड़ा हो। वापस मसहरी की तरफ आया तो घड़ी मेज़ पर रखी थी। उसकी सुइयां साकित थीं। घड़ी अभी मेरे हाथ में थी कि 2 कवि नादीदा हाथों ने मेरा गला दबा दिया। मैं हल्की सी मज़ाहमत भी ना कर सका और फिर बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैंने खुद को अपने ही घर और अपने ही बेड पर पड़े पाया।
बाहर धूप चमक रही थी और ट्रैफिक का शोर मेरे कानों में पहुंच रहा था। मैं हैरान था कि उस वीरान और आसिबी मकान से मुझे उठाकर यहाँ कौन लाया है। गुज़श्ता रात की लर्ज़ाखेज़ तस्वीरें मेरे आंखों के सामने घूम रही थी। मैं बेड पर हाथों से सर पकड़े बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शख्स हाथों में नाश्ते की ट्रे संभाले अंदर आया। सुधीर, मैं चिल्लाया। ओ मेरे खुदाया, क्या ये तुम ही हो? जी हाँ, यकीन कीजिए, नाश्ते की ट्रे लाने वाला मेरा नौकर सुधीर ही था, जिसने पिछली रात आसिबी मकान में मेरे सामने दम तोड़ा था। उसके पीछे पीछे मेरा पालतू कुत्ता दुम हिलाता हुआ चला आ रहा था। सुधीर ने हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बोला, आपकी तबीयत तो ठीक है मास्टर, क्या डॉक्टर को बुलवाऊं? मैंने कहा, पहले ये बताओ कि तुम उस मनहूस मकान में मरे क्यों थे, और ये कुत्ता, ये भी तो मर गया था, फिर तुम दोनों जिंदा कैसे हो गए और मुझे यहाँ कौन लाया? शायद आपने कोई डरावना ख्वाब रात को देखा है, सुधीर ने कहा। डरावना ख्वाब? नहीं नहीं, वो ख्वाब हरगिज़ नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मेरा जी चाहता था कि दीवार से सर टकरा दूं। अच्छा, तुम फौरन जाओ और सर एहसान को उनके घर से बुला कर लाओ। सुधीर हैरत से बोला, सर एहसान? मगर जनाब, आपके वही दोस्त जो गुज़श्ता 3 सालों से इटली में थे, क्या वो वापस आ गए? मैंने चीख कर कहा, क्या बकते हो? अभी परसों ही तो सर एहसान मुझे मिलकर गए हैं और उन्होंने तो मुझे उस आसिबी मकान का पता बताया था। वो कहने लगा, आपने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। सुधीर हंसा और नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रखकर चला गया। मेरा पालतू कुत्ता बेड के नीचे बैठा मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने नाश्ता भी न किया, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया और कपड़े बदलने लगा। स्वेटर उतार कर जब कमीज़ उतारने लगा तो उसकी जेब में किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने हाथ जेब में डाल दिया। क्या देखता हूँ कि ये वही बोसीदा खतूत हैं जो आसिबी मकान से मेरे हाथ लगे थे। अब तो कोई शक न रहा कि रात का वाक़या ख्वाब नहीं था, वाकई एक जीती जागती हकीकत थी। मैंने बस्ती रसूलपुरा में जाकर वो मकान बेहद ढूंढा, मगर किसी ऐसे मकान का पता न चला जो आसिबी हो और 30 कमरों पर मुश्तमिल हो। सर एहसान अभी तक इटली में ही रहते हैं। उनसे फ़ोन पर भी बात हुई, मगर उन्होंने भी कहा कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मेरी बात का आज तक किसी ने यकीन नहीं किया, मगर यकीन कीजिए कि कागज़ के वो 2 बोसीदा टुकड़े मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें शायद कोई भी झुठला नहीं सकता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।